प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। ॐ मायातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तु ते। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। आज के स्वाध्याय के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पुस्तक एक अनुरोध मतदाताओं से, पृष्ठ क्रमांक 27। इस कठिनाई को हल करने का स्थिर उपाय तो यही है कि जनता को साक्षर, शिक्षित, प्रबुद्ध एवं दूरदर्शी बनाने के लिए युग निर्माण योजना द्वारा संचालित जनमानस परिष्कार अभियान को अधिकाधिक समर्थ और सफल बनाने में पूरा जोर लगाया जाए। जनता जितनी दूरदर्शी, देशभक्त, कर्तव्यनिष्ठ और नागरिक कर्तव्यों का ठीक तरह पालन कर सकने में समर्थ बनती जाएगी, उतना ही वोट का सदुपयोग होगा और सही व्यक्ति सही ढंग से शासन तंत्र चलाने के लिए नियुक्त किए जा सकेंगे। जब तक जनमानस का स्तर गिरा हुआ रहेगा, तब तक उसके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भी उसी स्तर के रहेंगे। दल बदल, पद लोलुपता, भाई भतीजावाद, पक्षपात, स्वार्थ साधन, भ्रष्टाचार की अनेक शिकायतें हमें अपने शासन संचालकों से रहती है। इसका मूल दोष जनता की अपरिपक्व मनः स्थिति को ही दिया जा सकता है। जब तक उसमें सुधार परिष्कार न होगा, शासन तंत्र अनुपयुक्त व्यक्तियों के हाथों में ही बना रहेगा। जैसा दूध होगा, मलाई भी उसी स्वाद की बनेगी। जनता का स्तर ही चुनाव में विजयी होकर आता है। यह सिद्धांत विश्वव्यापी है। भारतवर्ष का ही नहीं, जहां भी प्रजातंत्र है, वहां यही सिद्धांत लागू होते। अस्तु, दोष न वोटर का है, न चुनाव जीतने वालों का। पिछड़ेपन की परिस्थिति ही ऐसी है जिसमें जनता से अधिक ऊंचे स्तर का शासन मिल सकना संभव ही नहीं हो सकता। इस स्थिति में आपत्तिकालीन स्थिति की तरह एक सामयिक उपाय दूसरा भी है कि वोट देने का तरीका प्रत्यक्ष न रखकर अप्रत्यक्ष कर दिया जाए। इसमें वोटरों को बरगलाने का खतरा कम और विवेक से काम लेने का अवसर अधिक है। आरंभ ग्राम पंचायतों से किया जाए। वहां भी वोट डालने का तरीका ऐसा हो जिसमें दूसरे किसी को पता न चल पाए कि किसे वोट दिया गया। चुनाव 2/3 पर सफल माना जाए। आजकल दूसरे सभी प्रत्याशियों की अपेक्षा अधिक वोट मिलने पर चुनाव जीतने का कायदा है। उसे बढ़ाकर 2/3 कर दिया जाए। इससे लोकप्रिय व्यक्ति ही चुने जा सकेंगे। प्रयत्न सर्वसम्मत चुनाव का किया जाए। यह भी हो सकता है कि एक बार प्राथमिक परीक्षण में कितने ही लोग खड़े हो सकते हैं, उस चुनाव में लोकप्रियता का पता चल जाएगा। इनमें जिनके सबसे अधिक वोट हो,
ऐसे दो प्रतिद्वंदी ही अंतिम चुनाव में खड़े रहें और उनमें से जिसे 2/3 वोट मिले उसी को सफल घोषित किया जाए। अच्छा तरीका यह है कि दोनों में से विवेकशीलता, चरित्र और सेवा की दृष्टि से जिसका पिछला स्तर ऊंचा रहा हो, उस एक को ही सर्वसम्मति से चुना जाए। इससे चुनाव के कारण जो कटुता उत्पन्न होती है, उससे बचा जा सकेगा। इस ग्राम पंचायत चुनाव में चुने हुए लोग क्षेत्र पंचायत वाले जिला पंचायत का, जिला पंचायत वाले प्रांत पंचायत का और प्रांत पंचायत वाले देश की पंचायत का चुनाव कर लिया करें। इससे यह लाभ होगा कि अधिक ऊंची पंचायत के लिए अधिक उत्तरदायी और अधिक योग्य वोटर रहेंगे और उनसे अधिक विवेकशीलता और जिम्मेदारी की आशा की जा सकती है। यह तरीका आज के सीधे चुनाव के तरीके की अपेक्षा भारत जैसे पिछड़े देश के लिए अधिक उपयुक्त रहेगा। राष्ट्रपति का चुनाव ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि करें ताकि किसी एक पार्टी के वोटों पर निर्भर वह ना रहे। बहुमत पार्टी का चुना राष्ट्रपति उसी का पक्षपात न करे, यह आशंका बनी रहेगी। जबकि संविधान की रक्षा के लिए पूर्ण निष्पक्ष राष्ट्रपति की आवश्यकता है। अतः बेहतर यह होगा कि अपने यहाँ अमेरिका के ढंग से राष्ट्रपति का चुनाव हो और उसके अधिकार भी बढ़ा दिए जाएं। मात्र बहुत पार्टी का समर्थक या प्रवक्ता राष्ट्रपति रहे तो शासन में निरंकुशता बढ़ेगी। चुनाव में खड़े होने के लिए वोटर की कुछ योग्यता निर्धारित होनी चाहिए, जिसमें शिक्षा, चरित्र और सेवा, इन तीन को आधार बनाया जाए। जैसे जैसे चुनाव का स्तर ऊंचा होता जाए, वह प्रतिबंध भी अधिक कड़े होते जाएं। धनिक एवं व्यवसायी वर्ग को क्रमशः चुने जाने में प्रतिबंधित किया जाता रहे, क्योंकि वे अपने निहित स्वार्थों के लिए सत्ता का दुरुपयोग कर सकने में अधिक आगे बढ़ सकते हैं। सत्ता में जाने के बाद किसने अपने परिवार के लिए कितना धन कमाया और उसमें कुछ अनुचित तो नहीं था, इस बात की अधिक कड़ी निगरानी रखे जाने की व्यवस्था हो। इस प्रकार के प्रतिबंधों से चुने प्रतिनिधियों का स्तर अधिक ऊंचा रखा जा सकेगा। दल बदल करना हो तो इस्तीफा देकर नया चुनाव ही लड़ा जाना चाहिए। मंत्रियों की संख्या बहुत सीमित रखी जाए, विभाग बहुत न बढ़ाए जाएं, दफ्तरों पर दफ्तर, कागजों पर कागज की लाल फीताशाही समाप्त की जाए और कार्यों के तुरंत फैसला होने की पद्धति विकसित की जाए। आज की बहुत देर लगने वाली और रिश्वतखोरी के लिए पूरी पूरी गुंजाइश छोड़ने वाली सरकारी कार्य पद्धति को आमूल चूल बदल दिया जाए। असेंबलियों के अधिवेशन वर्ष में 1 महीने से अधिक ना हो। उन्हें वक्ताओं का सभा मंच न बनाया जाए। दल अपने प्रतिनिधि अनुपात के हिसाब से नियुक्त कर दें और वह छोटी समिति ही सामान्य निर्णयों को निपटाती रहे। इस तरह प्रतिनिधियों पर अधिवेशन के दिनों खर्च होने वाला पैसा बच जाएगा और वे लोग
अपना समय जनसंपर्क में, लोगों की कठिनाइयां दूर करने में, सहयोग करने में लगा सकते हैं। इस प्रकार शासन को कम खर्चीला, अधिक स्वच्छ एवं अधिक सुघर बनाया जा सकेगा। कानूनों को नए सिरे से बनाया जाए, जिसमें गवाहों के आधार पर नहीं, पंच प्रतिनिधियों की रिपोर्ट पर फैसले किए जाएं। आतताइयों के आतंक से आमतौर पर सही बात कहने वाले गवाह नहीं मिलते और खरीदे हुए गवाह झूठी बात कहने अदालतों में पहुंच जाते हैं। इससे कमजोर लोगों को न्याय नहीं मिलता, फिर वह खर्चीला भी बहुत है। रिश्वत की इसमें इतनी गुंजाइश है कि कचहरी में अब उसे हक मान लिया गया है। यह प्रणाली न बदली गई तो लोग न्याय मिलने से निराश होने लगेंगे और बदला चुकाने के लिए कानून हाथ में लेने की प्रवृत्ति पनपेगी। इसलिए न्याय सुलभ हो जाए और अपराधियों को अधिक कड़ी और कष्टकारक सजा मिलने की व्यवस्था हो, जिससे लोगों में अपराध न करने के लिए भय उत्पन्न हो। जेलों को सुधार गृह बनाने का आज जो प्रयोग चल रहा है, उसमें अपराधी घर से भी अधिक सुविधा वहां जाकर पाते हैं और सुख के थोड़े से दिन काटकर आगे फिर वैसा ही करने को निर्भय हो जाते हैं। जेल से छूटने के बाद या पहले सुधार गृह में उन्हें अलग से एक स्कूली शिक्षण प्राप्त करने की तरह रखा जाए। यह तो बात समझ में आती है, पर पेचीदा कानूनों के कारण अपराधियों के छूटने का अधिक अवसर रहने के बावजूद यदि उन्हें हल्की और सुखदायक सजा मिलेगी, तो यह सजा ढकोसला मात्र रह जाएगी। ऐसी बीसियों बातें हैं जिनमें सुधार की काफी गुंजाइश है। एक प्रांत से दूसरे प्रांत के लिए खाद्य पदार्थ जाने में प्रतिबंध लगाना एक प्रकार से देश में ही विदेशों जैसी स्थिति पैदा करना है। अभाव या सुविधा का परिणाम पूरे देश के नागरिकों को समान रूप से भोगना पड़े, तभी वे एक देश के नागरिक समझे जाएंगे। यदि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पर प्रतिबंध लगावे, तो उससे राष्ट्रीयता विभक्त होने जैसी मनोभूमि बनती है। व्यर्थ के कानूनी झंझट खड़े होते हैं और तस्कर, व्यापार आदि की गुंजाइश बढ़ती है। इसी प्रकार टैक्स वसूल करने की प्रणाली प्रत्यक्ष न रहकर अप्रत्यक्ष रहे। उत्पादन पर शुल्क लगा दिया जाए। बिक्री पर बार बार टैक्स लगाने से अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप बढ़ता है और उस नियंत्रण मशीन को चलाने में ही बिक्री कर का बहुत सा अंश चला जाता है। पोल पट्टी बढ़ती है सो अलग। टैक्सों के तरीके परोक्ष बनाए जा सकते हैं और कम खर्च से आसानी से वसूल किए जा सकते हैं। अच्छी सरकार देश के चरित्र स्तर पर मनोबल को यदि चाहे तो आश्चर्यजनक ढंग से बढ़ा सकती है। शिक्षा में जीवन विद्या तथा समाज निर्माण को प्रभावी ढंग से पढ़ाया जा सकता है और निरर्थक का कूड़ा जो बच्चों के दिमाग में अकारण ठूंसा जाता है, उसका बोझ हटाया जा सकता है। छात्रावासों में रखकर शिक्षण देने की, छात्रों को कुछ उपार्जन सिखाने की व्यवस्था के साथ शिक्षा पद्धति ऐसी परिष्कृत बनाई जा सकती है जिससे बालक घरेलू कुसंस्कारों से बचे रहें और सुसंस्कृत वातावरण में सुविकसित होने का लाभ उठा सकें।
विशेषज्ञ बनने वालों को विशेष पढ़ाई की सुविधा हो, पर सामान्य नागरिकों के लिए मध्यवर्ती एक ऐसा पाठ्यक्रम पर्याप्त माना जाए जिसमें जीवन में आने वाले सभी विषयों का सामान्य समावेश बना रहे। साहित्य का स्तर निम्न न बनने पाए, उसमें भ्रष्ट प्रशिक्षण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ने तो नहीं लगा है। यह देखना और रोकना शासन का पवित्र कर्तव्य है। नागरिक स्वाधीनता के नाम पर भ्रष्ट तस्वीरें छापने की, भ्रष्ट फिल्में बनाने की सुविधा किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। वस्तुतः जनमानस को प्रभावित करने वाले साहित्य, संगीत और कला को भ्रष्टता से बचाने के लिए इसका आंशिक राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन तंत्रों को उन्हीं के हाथों में रहने दिया जाए जो लोक मानस को विकृत न होने देने की और उत्कृष्ट सृजन करने की शर्त से राष्ट्र के साथ कड़ाई के साथ बांधे गए हों। बारूद का लाइसेंस हर किसी को नहीं मिलता। हथियार रखने की छूट भी हर किसी को नहीं होती। इसी प्रकार साहित्य, चित्र, सिनेमा जैसे जनमानस को प्रभावित करने वाले अति संवेदनशील माध्यमों को हर किसी के हाथ चाहे जैसे दुरुपयोग करने के लिए अनियंत्रित नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए। जब तक जनता भले बुरे की परख कर सकने की स्थिति में स्वयं नहीं पहुंच जाती, तब तक शासन द्वारा इन क्षेत्रों में बढ़ने वाली भ्रष्टता पर नियंत्रण लगाकर रखा जाए तो यह सर्वथा उचित ही होगा। इस नियंत्रण के साथ लोकमानस को प्रभावित करने वाले सत्य सृजन को हर प्रकार की सुविधा और सहायता भी दी जानी चाहिए, जिससे वह अधिक समर्थ और अधिक सफल हो सके। आज की शासन व्यवस्था में अनेक दोष आ गए हैं। उन्हें सुधारने के लिए हम सारी पद्धति को नए सिरे से विनिर्मित करना पड़ेगा, ताकि वर्तमान ढांचे से अभ्यस्त और संतुष्ट लोगों को नए सिरे से सोचने और करने का अवसर मिले। इसके लिए निसंदेह शासन व्यवस्था और सरकारी क्रियाकलाप में क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है। इस तथ्य को समझ लेने के बाद उपरोक्त मोटे सुझावों के अतिरिक्त अन्य बीमारियों पर विचार किया जा सकता है। हमें नव निर्माण के लिए स्वच्छ और स्वस्थ शासन का सहयोग चाहिए। उसका निर्माण भी एक ऐसी महत्वपूर्ण आवश्यकता है जिसकी पूर्ति की ही जानी चाहिए। शासन तंत्र के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव। समाज संगठन का सशक्त स्वरूप अब सरकार को ही माना जाना चाहिए। कोई समय था जब अनुभवी, ईमानदार और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पंच बना दिया जाता था और वे सद्व्यवहार की सत परंपराएं चलाते रहने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते थे। ऐसे अवसर कम ही आते थे जिनमें सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया गया हो और अपराधियों को प्रताड़ना, भर्त्सना एवं क्षतिपूर्ति के लिए बाध्य न होना पड़ा हो। इस प्रक्रिया में निश्चयों को कार्यान्वित करने में विलंब भी नहीं लगता था। वादी प्रतिवादियों के सिर पर न्याय व्यवस्था का कोई खर्च भी नहीं पड़ता था। गवाहों की खाना पूरी करने की अपेक्षा पंच लोग ही झंझटों के तह तक पहुंचकर वस्तु स्थिति का पता लगा लेते थे। साक्षी मात्र प्रतिष्ठितों की
न्यायप्रिय लोगों की ही उपयुक्त मानी जाती थी। भाड़े के अप्रामाणिक व्यक्तियों की भीड़ लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। दूर न्यायालयों में जाने का खर्च भी नहीं पड़ता था और समय भी व्यर्थ नहीं जाता था। पंचायतें सत प्रवृत्तियों के संचालन और दुष्प्रवृत्तियों के दमन का कार्य स्वयं ही कर लेती थी। उनके पीछे लोकमत होता था, इसलिए निर्देशनों के उल्लंघन की हिम्मत भी किसी को नहीं पड़ती थी। केंद्रीय सरकार को हस्तक्षेप तब करना पड़ता था जब पंचायतों के निर्णय से अधिक का कोई झंझट सामने आता था। राज्यों की सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी भी वे सरकारें ही उठाती थीं। उनके खर्च के लिए लोग अपने उपार्जन का छठा अंश राज्य कोष में पहुंचा देते थे। अब वह समय नहीं रहा। पंचायतें दुर्बल हो गईं। उनका कार्य सरकार को करना पड़ रहा है। शिक्षा, चिकित्सा, संचार, परिवहन आदि के लोकोपकारी कार्य भी उसी के जिम्मे हैं और अपराधियों से भी वही निपटती है। बाह्य आक्रमणों एवं आंतरिक विग्रहों को दबाना भी उसी का काम है। अपने देश में प्रजातंत्र है। प्रजा द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही सरकार के छोटे बड़े संस्थानों को चलाते हैं। अफसर और कर्मचारी निर्धारित कार्यों की पूर्ति के लिए अपना पूरा समय लगाते हैं। शासन का स्वरूप जनता द्वारा जनता के लिए राज्य करना है। जनप्रतिनिधि कानून एवं संविधान बनाते या नीति निर्धारित करते हैं। निर्णयों को कार्यान्वित करने का दायित्व अफसरों या कर्मचारियों का होता है। इसलिए उन्हें नियुक्त करते समय मात्र उनकी शिक्षा ही नहीं, पिछले जीवन की नीतिमत्ता एवं सेवा भावना भी परखी जानी चाहिए। इन दिनों यह नियुक्तियां 21 से 25 वर्ष तक की आयु वालों की होती है। इसमें परिवर्तन होना चाहिए। अनुभव 30 वर्ष से कम आयु में किन्हीं बिरलों में देखा गया है। अनुभवहीनों को मात्र शिक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण पद देना गलत है। जिनका सरकार पर प्रभाव है, राजनीति में दबाव है, वे बड़ी आयु के अफसरों की नियुक्ति पर जोर दें। वे आलसी प्रमादी नहीं हो, रिश्वतखोरी ना करें। इनकी जांच पड़ताल करते रहना सरकार का अपना काम है। इन दिनों जनता में रिश्वत देने वाले और अफसरों में लेने वालों की संख्या बढ़ गई है। फलतः अनुचित कार्य होते रहते हैं और उचित मार्ग अपनाने वालों को हैरानी का सामना करना पड़ता है। यह प्रक्रिया रोकी ना जा सकी तो न्याय और नीति के पैर उखड़ जाएंगे और अनुचित की तूती बोलेगी। न्यायपालिका एवं कार्यपालिका की विधि ऐसी हो कि कम समय में प्रतिवेदनों का निपटारा हो जाया करे। इन दिनों निर्णयों में बहुत समय लगता है और तारीखें बार बार आगे बढ़ाई जाती रहती हैं। इसे लाल फीता शाही कहते हैं। इस कारण सरकार से जो आशा की जाती है वह बहुत महंगी पड़ती है। फलतः संबद्ध व्यक्ति बुरी तरह खींचते हैं और विश्वास उठ जाने से कानून अपने हाथ में लेने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रक्रिया के कारण नए किस्म के उपद्रव उठ खड़े होते हैं। मूल बात पीछे रह जाती है। शासन तंत्र बहुत महंगा हो गया है, इसलिए हर क्षेत्र में टैक्सों की बढ़ोतरी निरंतर होती जाती है। शासन
इतना खर्चीला न हो, आवश्यकता से अधिक लोग न रखे जाएं, वेतन इतना हो जितने में देश का मध्यवर्ती समाज गुजारा करता है। इन दो बातों पर ध्यान दिया जाए और कर्मचारियों की चुस्ती, फुर्ती एवं ईमान की विश्वस्त जांच पड़ताल होती रहे, तो जनता और अफसरों के बीच जो खाई चौड़ी होती जाती है वह ना हो। इन दोनों के कारण सरकार की लोकप्रियता घटती है और जनसाधारण की देशभक्ति भावना में कमी आती है। लोग सरकारी निर्देशनों, सुझावों, योजनाओं पर ध्यान भी नहीं देते हैं। यह स्थिति सरकार और जनता दोनों के लिए ही अशोभनीय है। अपराधियों को दंड मिलने की प्रक्रिया इतनी झंझट भरी तथा हल्की है कि उसका प्रभाव, दबाव अपराधियों पर नगण्य जितना पड़ता है। उनमें से अधिकांश कानूनी पेचीदगियों के कारण तथा गवाह न मिलने के कारण छूट जाते हैं। जमानत पर छूट जाने से वे फिर आतंक पैदा करते हैं और गवाहों को धमकाते हैं। यदि सचमुच ही अपराधों में अपराधियों में कमी करनी है तो दंड व्यवस्था कड़ी होनी चाहिए और पीड़ित पक्ष को गवाहियां जुटाने के दायित्व से मुक्त करना चाहिए। वस्तु स्थिति का पता सरकार और पंचायत तंत्र की किसी समन्वित समिति के हाथ सौंपा जाए, अन्यथा अपराधियों को दंड मिलना संभव न रहेगा। कर चोरी और काले धन की वृद्धि में जहां व्यापारी दोषी हैं, वहां कर लगाने व वसूल करने की वर्तमान पद्धति भी कम दोषी नहीं है। उत्पादन कर एक जगह लगा दिया जाए और हर साल का लेखा जोखा लेने में यदि आमदनी बढ़े तो उस पर टैक्स ले लिया जाए। अनेक ऐसे तरीके हैं जिनके कारण कर चोरी और काले धन की निरंतर अभिवृद्धि होती जाती है। यदि यह दबाया हुआ पैसा खोजा जा सके तो उससे उद्योगों की वृद्धि हो सकती है और बेरोजगारी घट सकती है। देहाती उपयोग की वस्तुएं कुटीर उद्योग के अंतर्गत गांवों में ही बने। बड़े मिलों को उनकी प्रतिद्वंद्विता न करने दी जाए। सरकारी तंत्र के अंतर्गत कच्चा माल देने, बिना बना माल खरीदने की व्यवस्था रहे तो लाखों बेरोजगारों को काम मिल सकता है। बेरोजगारी के कारण जो अनेकों प्रकार के विग्रह पनप रहे हैं, उनमें रोकथाम हो सकती है। शिक्षा का ऐसा क्रम बने कि जूनियर हाई स्कूल स्तर की शिक्षा को व्यापक बनाया जाए, उसको व्यक्तिगत आधार पर भी पनपने दिया जाए। जीवन में निरंतर काम आने वाले शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक विषयों का इस अनिवार्य शिक्षा में समावेश हो। इतिहास, भूगोल, रेखा गणित जैसे हर एक के काम न आने वाले विषयों का परिचय मात्र एक पुस्तक में करा दिया जाए। इसी बीच गृह उद्योगों का व्यावहारिक शिक्षण भी चलता रहे। कॉलेज स्तर की शिक्षा को प्रोत्साहन न दिया जाए। जो विशेषज्ञ बनना चाहें, उन्हीं के लिए कॉलेजों के द्वार खुले रहें। नौकरी के लिए पढ़ाई का भ्रम विद्यार्थियों और अभिभावकों के मन में से निकाल दिया जाना चाहिए। विविध विषयों की रात्रि पाठशालाओं की नई व्यवस्था चले। महिलाओं के लिए मध्याह्न पाठशालाओं की, इनमें साहित्य विषय कम और व्यावहारिक विषयों की बहुलता रहे।
वार्षिक परीक्षाओं की पद्धति दोषपूर्ण है। उसमें अयोग्य लड़कों के हथकंडों के आधार पर उत्तीर्ण होने की बहुत अधिक गुंजाइश है। मासिक परीक्षाएं होने लगे, मात्र पुस्तकीय ज्ञान न आंका जाए, वरन प्रतिभा, चरित्र एवं लोक सेवा जैसे विषयों में भाग लेने की जांच पड़ताल होती रहे। इन मासिक परीक्षाओं के अंक जोड़कर ही वार्षिक परीक्षा मान ली जाए। भारत में सामाजिक कुरीतियों की भरमार है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इच्छावर्ती चलते रहने की छूट न मिलनी चाहिए। समाज सुधार के कुछ कानून हिंदू संप्रदाय के लिए ही बने हैं, जबकि दूसरे संप्रदाय उनसे मुक्त रखे गए हैं। यह उचित नहीं। बहु विवाह, पर्दा प्रथा जैसी अनेक बुराइयां सभी वर्गों, संप्रदायों से हटाई जानी चाहिए। आरक्षण जाति विशेष को न दिया जाए। जिनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति सचमुच गिरी हुई है, उन सभी को आरक्षण का लाभ मिले। जबकि आजकल अनुसूचित जाति के नाम पर सुसंपन्नों को भी वह लाभ मिलता है जो वस्तुतः पिछड़ों को मिलना चाहिए। इन दिनों वनवासी वर्ग सचमुच ही ऐसा है जिनको जन सामान्य के स्तर तक लाने की विशेष चेष्टा की जानी चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 70% प्रौढ़ों की शिक्षा उपेक्षणीय नहीं है। पुरुषों के लिए रात्रि पाठशालाएं और महिलाओं के लिए एक अपराह्न शालाएं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से चलाई जाए। इसके लिए ऐसी संस्थाओं के संगठन और संचालन के लिए शासक समुदाय अपने प्रभाव का उपयोग करके लोक सेवी संस्थाओं के निमित्त आवश्यक उत्साह पैदा करे। बाल विवाह, बहु विवाह और बहु प्रजनन, बड़े प्रीति भोज, भिक्षा व्यवसाय आदि के विरुद्ध कड़े कानून लागू किए जाएं। ढीले पोले कानूनों का रहना न रहना समान है। यदि इन सामाजिक बुराइयों को सचमुच ही रोकना है, तो लोगों की नाराजगी का, वोट कटने का ध्यान रखे बिना इन्हें कड़ाई से लागू करना चाहिए और अपराधियों को ऐसे दंड देने चाहिए जिससे दूसरों के कान खुलें। कन्या शिक्षा के पाठ्यक्रमों में उन विषयों को जोड़ा जाए जो उनके पारिवारिक जीवन के हर पक्ष पर प्रकाश डालते हों। साथ ही आपत्ति के समय कुछ कमा सकने जैसे गृह उद्योग भी आवश्यक रूप से पढ़ाए जाएं। इन विषयों को पढ़ाने के लिए उन विषयों को कम किया जा सकता है जो स्कूल छोड़ते ही विस्मृत हो जाते हैं और कभी किसी काम नहीं आते। छात्र संस्थाओं की मार्फत विद्यालयों में सादा जीवन, उच्च विचार की विद्या कार्यान्वित की जाए। इन दिनों वहां के वातावरण में उच्छृंखलता के तत्व प्रवेश करते जा रहे हैं। इसे निरस्त करने के लिए अध्यापक और विद्यार्थी मिलजुल कर काम करें। स्वयंसेवी संगठनों की मार्फत प्रौढ़ शिक्षा की ही तरह हर गांव में व्यायामशाला की स्थापना कराई जाए, जिसमें हर स्तर के बाल वृद्धों को उनकी स्थिति के अनुरूप व्यायाम कराए जाएं। इसके साथ ही स्वस्थ रहने से संबंधित सभी विषयों का संक्षिप्त समावेश हो। फर्स्ट एड, रोगी परिचर्या, धात्री कला, शिशु पोषण
जैसे विषय इन व्यायामशालाओं के साथ ही बौद्धिक शिक्षा के रूप में पढ़ाए जाएं। प्रौढ़ शिक्षा और व्यायाम आंदोलन के लिए ऐसी पाठ्य पुस्तकें रहें जिनमें आज के व्यक्ति, परिवार और समाज की सभी समस्याओं का स्वरूप और समाधान संक्षेप में किंतु सारगर्भित रूप से मौजूद हो। देहातों में ग्रामीणों के सामने उपस्थित सभी समस्याओं के कारण और विवरण बताने वाले छोटे सिनेमा घर बनाए जाएं, जिनके टिकट स्वल्प दामों के हों। उनके लिए सस्ते दामों पर दिखाने के लिए रचनात्मक एवं सुधारात्मक फिल्में शांति कुंज जैसी संस्थाएं बनाती रहें और उसे व्यापक रूप से छोटे-छोटे गांवों तक पहुंचाने का प्रबंध किया जाए। यह योजना सरकार हाथ में लेने के झंझट में न पड़ना चाहे तो स्वयंसेवी संस्थाओं को यह काम सौंपा जा सकता है। देश में डॉक्टरों, प्रशिक्षित नर्सों एवं इंजीनियरों की अत्यधिक आवश्यकता है। इसके लिए 5 वर्ष वाला कोर्स थोड़े से प्रतिभावान एवं संपन्न लोग ही पूरा कर सकते हैं। सरकार इनके डिप्लोमा कोर्स 2-2 वर्ष के बनाए और उन्हें देहाती क्षेत्रों में काम करने के लिए भेज दें। ग्राम प्रधान देशों में से कईयों ने ऐसे डिप्लोमा कोर्स जारी किए हैं। शहरों की आबादी और देहातों से भगदड़ यह दोनों ही हानिकारक है। इसका विकल्प कस्बों को विकसित किया जाना है। कस्बों में उद्योग लगाए जाएं और आसपास के गांवों के लिए सड़कें हों। माल ले जाने के लिए हल्के पहियों वाली बैलगाड़ियां बने तो शहरों के विकेंद्रीकरण का काम सरलतापूर्वक चल सकता है। आज की देहाती तथा शहरी कितनी ही समस्याओं का समाधान हो सकता है। गांव का मलमूत्र इर्द गिर्द ही सड़ता रहता है, जिससे दुर्गंध तथा बीमारी तो फैलती ही है, साथ ही कीमती खाद का भी भारी नुकसान होता है। इसके लिए सस्ते बिना सॉकपिट वाले पाखाने, सामूहिक पाखाने, रोड़ी कंकड़ वाले पेशाब घर जगह जगह बनाए जाने चाहिए। कम लकड़ी से जलने वाला चूल्हा भी हर किसी को उपलब्ध हो सके, ऐसा प्रबंध किया जाना चाहिए। संभव हो तो हेड पंप लगाने की योजना को भी सस्ता और सरकारी तंत्र के साथ जुड़ा बनाया जाए। देहाती सस्ते मकानों के लिए खपरेल बनाने की व्यवस्था भी बड़े पैमाने पर जगह जगह की जाए। सीमेंट के ढले हुए पाए भी बन सकें तो बढ़ती आबादी के लिए घिच पिच में सड़ने की अपेक्षा सस्ते मकानों की देशव्यापी योजना बन सकती है। इसमें लोहे के स्थान पर बांस का उपयोग हो सकता है। राष्ट्रीय एवं स्थानीय सरकारी तंत्र के स्तर पर यह सभी सुझाव दिए जाएं और जहां जो प्रबंध बन पड़ रहा हो उसमें पूरा पूरा सहयोग स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा सरकार को दिया जाए। शासन तंत्र के पास साधन है, व्यक्ति हैं, मात्र सुनियोजन का अभाव है। प्रजातंत्र में यह प्रयोग सफल न हो सका तो अन्य क्षेत्रों में क्रांति लाने की बात फिजूल है। हम अपने संगठन से ही इस प्रयोग का शुभारंभ करें, परिणति सुखद ही होगी। लोकमानस परिष्कार के प्रति प्रबुद्धों एवं शासन तंत्र का उत्तरदायित्व। किसी जमाने में
राजतंत्र का प्रभाव प्रजा की सुरक्षा तक सीमित था। बाहर के आक्रमणकारियों से युद्ध और भीतर के चोर, डाकू, दुष्ट, दुराचारियों को दंड प्रायः इतना ही कर्तव्य राजा लोग निभाते थे। उन्हीं प्रयोजनों के लिए शस्त्र सज्जा सेना जुटाए रहते थे। उस सुरक्षात्मक शासन व्यवस्था का व्यय भार प्रजाजन टैक्सों के रूप में अदा करते थे। जनमानस को सुव्यवस्थित और लोक प्रवृत्तियों को परिष्कृत करने का काम धर्मतंत्र संभालता था। शिक्षा, चिकित्सा, लोक मंगल के व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों का संचालन संत मनीषियों द्वारा संपन्न होता था। उनका व्यय भार जनता श्रद्धा सिक्त दान दक्षिणा के रूप में पूरा करती थी। राजकोष में जो पैसा बच जाता था वह उन्हीं धर्म पुरोहितों को दे दिया जाता था। वे समय और आवश्यकता के अनुरूप जिन कार्यों में उचित समझते थे उस दान धन का उपयोग करते थे। उस पर कोई नियंत्रण प्रतिबंध इसलिए नहीं था कि दान के श्रद्धा सिक्त धन का श्रेष्ठतम उपयोग क्या किया जाए, किस तरह किया जाए, इसका सर्वोत्तम निर्णय वे धर्म पुरोहित स्वयं ही कर सकने में समर्थ थे। समय की गति ने धर्मतंत्र को दुर्बल कर दिया और निकम्मा भी। राजतंत्र की परिधि बढ़ती गई। अब शासन केवल सीमा सुरक्षा और अपराधियों को दंड देने तक सीमित नहीं रहा। उसका क्षेत्र बढ़ते बढ़ते जीवन के हर क्षेत्र और समाज के हर कार्य के साथ जुड़ता चला आ रहा है। ऐसी दशा में सरकार का अधिक परिष्कृत होना आवश्यक है, अन्यथा उसमें घुसी हुई विकृतियां सारी प्रजा की गतिविधियां विकृत कर देंगी। राजनीति से कोई सीधा संबंध रखे या न रखे, पर उसे इतना ध्यान तो रखना ही होगा कि शासन का स्तर और स्वरूप भ्रष्ट न होने पाए। इसमें कम सतर्कता रखे बिना आज का नागरिक कर्तव्य पूरा नहीं होता। इस संदर्भ में हमें वोट का अधिकार बहुत ही सावधानी से बरतना चाहिए और हर समीपवर्ती को इस राष्ट्रीय अमानत का श्रेष्ठतम उपयोग पूरी समझदारी और दूरदर्शिता के साथ करने के लिए सजग करना चाहिए। चुनाव के समय बरती गई उपेक्षा, अन्यमनस्कता जन समाज के भाग्य भविष्य के साथ खिलवाड़ ही कही जाएगी। हमें चरित्रवान, आदर्शवादी, लोकसेवी और परिष्कृत दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों को ही वोट देना चाहिए। भ्रष्ट लोग चुनाव के समय जन साधारण को प्रलोभन, बहकाने एवं भ्रांतियों में उलझाकर वोट ले जाते हैं और चुने जाने पर अपने स्वार्थों के लिए शासन तंत्र का दुरुपयोग करके ऐसी भ्रष्ट परंपराएं, रीति नीतियां चला देते हैं कि जिनका भारी दुष्परिणाम देश को भोगना पड़ता है। शासन के द्वारा प्रजा की भौतिक समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, इस पर विचार करना राजनीति वेत्ताओं के लिए छोड़ देते हैं। लोकमानस के स्तर को अत्यधिक महत्व देने वाले और उसे ही समस्त परिस्थितियों का जनक मानने वाले हमारे जैसे लोगों की अधिक दिलचस्पी इस बात में है कि शासन के हाथ में चले गए जनमानस को प्रभावित करने वाले साधनों का दुरुपयोग न होने पाए।
वस्तुतः यह विषय धर्मतंत्र का था। जन स्तर पर मनीषियों, तत्वदर्शियों और लोक सेवियों द्वारा यह क्षेत्र संभाला जाना चाहिए था, पर दुर्भाग्य का अंत नहीं। धर्म पुरोहित जब स्वयं राजनेताओं की तुलना में व्यक्तित्व की दृष्टि से पिछड़ गए, तो किस मुंह से उनके हाथ में लोकमानस के निर्माण की बात सौंपी जाए। परंतु अभी भी उनके हाथ में बहुत कुछ है। करोड़ों व्यक्ति उनके आगे माथा टेकते और वचन सुनते हैं। इस श्रद्धा को वे चाहते तो इस स्थिति में ही सृजन की दिशा में नियोजित कर सकते थे, पर वहां भी पोल ही पोल है। ऐसी दशा में यह मांग तो नहीं की जा सकती कि वर्तमान धर्म पुरोहितों को धर्म तंत्र से संबंध रखने वाले संदर्भ सौंप दिए जाएं, पर इतना अवश्य है कि हमें मनीषियों का एक मंच बनाना अवश्य पड़ेगा, जो लोकमानस को प्रभावित करने वाले तथ्यों को सरकार द्वारा दुरुपयोग होने से बचाएं और स्वयं संगठित रूप से जन स्तर पर उन भाव प्रवृत्तियों को संभालें जो समस्त प्रकार की परिस्थितियों के लिए मूलतः उत्तरदायी हैं। शिक्षा का इस दृष्टि से पहला स्थान है। शिक्षा प्रणाली निसंदेह लोकमानस को बहुत हद तक प्रभावित करती है। प्रगतिशील राष्ट्रों ने अपनी प्रजा की मनोदशा अभीष्ट दिशा में ढालने के लिए शिक्षा पद्धति को बदला और ऐसा ढांचा खड़ा किया जिसमें पीढ़ियां ढलती गईं। जर्मनी, रूस, चीन, जापान आदि देशों ने अपनी प्रजा को एक खास दिशा में ढाला है। इसके लिए सरकारों ने सबसे अधिक ध्यान अपनी शिक्षा प्रणाली पर केंद्रित किया है। पाठ्यक्रमों के साथ विष या अमृत घोला जा सकता है और उसके प्रभाव से लोक रुचि में अभिष्ट परिवर्तन उत्पन्न किया जा सकता है। यदि पाठ्यक्रमों में अमृत घोला जा सके तो विद्यालयों का वातावरण, कार्यक्रम, व्यवहार, आचार सभी कुछ अभीष्ट स्तर के ढल सकते हैं और अगले दिनों राष्ट्र का उत्तरदायित्व संभालने वाले छात्रों को जैसा चाहिए वैसा बनाया जा सकता है। यह मानना होगा कि अपनी सरकार इस दिशा में उतनी सजग नहीं जितनी उसे होना चाहिए। यदि दूरदर्शिता पूर्वक इस क्षेत्र को संभाला गया होता तो आज शिक्षितों की बेकारी और उच्छृंखलता से उत्पन्न जो विभीषिका चारों ओर दीख पड़ रही है, वैसी परिस्थिति निर्मित न होती। तब ध्वंस में लगे हुए व्यक्तित्व सृजन में संलग्न होकर परिस्थितियों में सुख शांति के तत्व बढ़ा रहे होते। हमें सरकार पर शिक्षा प्रणाली बदलने और सुधारने के लिए दबाव डालना चाहिए, क्योंकि उसका सीधा प्रभाव जनमानस के स्तर पर पड़ता है। समूचे राजनीति में किसी की पहुंच या दिलचस्पी ना भी हो तो भी विचारणा को प्रभावित करने वाले तथ्यों के तथ्यों की उत्कृष्टता ना बिगड़ने देने वाली बात को तो ध्यान में रखना ही चाहिए। हमारे प्रयत्न सरकार को यह बताने और दबाने के लिए अधिक
तीव्र होने चाहिए कि हम इस देश की परिस्थितियों का हल कर सकने वाली शिक्षा पद्धति प्रस्तुत करें। इसी के साथ आज के स्वाध्याय क्रम को विराम देते हैं। स्वाध्याय को आत्मसात करने के लिए कुछ मिनट का मौन धारण करते हैं। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। सभी को सादर प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए आज की आहुतियों की ओर बढ़ते हैं। स्नैपशॉट ऑफ द बुक। पुस्तक राष्ट्रीय प्रगति के कुछ अनिवार्य मापदंड। थोड़े से भौतिक लाभों के लिए जीव जंतुओं का हनन मानवीय गरिमा के भी विरुद्ध है। कोट ऑफ द डे। पुस्तक राष्ट्रीय प्रगति के कुछ अनिवार्य मापदंड। जिस कार्य से जितने अधिक लोगों का लाभ होता है, जितने व्यापक क्षेत्र में उसके सत्परिणाम होते हैं, उसे ही उच्च स्तर का धर्म कहा जा सकता है। अखंड ज्योति, सितंबर 2022। यदि हमें कोई गलत करता दिखाई पड़ता है और हम उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, तो हम उसे पाप करने की खुली छूट भी दे देते हैं। दीदी भैया, ये सभी आहुतियां दोपहर को 12 बजे और 3 बजे ज्ञान यज्ञ सोशल मीडिया के ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएंगी। इन आहुतियों के साथ इंग्लिश पुस्तक की भी आहुतियां वहां पर उपलब्ध होंगी। इन आहुतियों को हम लोग जिन जिन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हैं, चाहे व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर इत्यादि, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन सभी आहुतियों को पोस्ट करें, शेयर करें और जन जन तक परम पूज्य गुरुदेव जी और परम वंदनीय माता जी के विचारों को फैलाने में हम निमित्त बने। आइए शांति पाठ की ओर चलते हैं। सर्वत्र शांति हो, सभी के मनों में, इस जगत के कण कण में शांति स्थापित हो, इस भाव से शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः, सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। ओबट ग्रुप में और भी पुस्तकों के स्वाध्याय चल रहे हैं। दीदी भैया वहां पर समय भी दिया है, लिंक भी दिया है और पुस्तक का नाम भी दिया है। आप लोग वहां पर जुड़ करके स्वाध्याय का लाभ ले सकते हैं और दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव।